जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशंस में हमने राउलेट एक्ट के बारे में बात की थी, सत्याग्रह सभा के बारे में पढ़ा था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसके बारे में बातचीत की थी। इस मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमेटी को फॉर्म किया गया। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा उस सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखेंगे कि इन दोनों मूवमेंट्स के बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही थी, दूसरा एग्जैक्टली खिलाफत इशू था क्या, तीसरा खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम किस तरीके से डेवलप हुआ, और चौथा खिलाफत इशू के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या था। इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन, दो बड़े बड़े मूवमेंट्स की शुरुआत हुई। इन दोनों मूवमेंट्स के शुरू होने के पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे, और रीजंस बड़े सिंपल थे। एक तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन बेहद ख़राब थी। एक तरफ कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होता जा रहा था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ थे जो कि बंद होने की कगार पे थे, और सरकार अपने लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए इंडियंस के ऊपर नए नए टैक्सेस लगा रही थी, उनसे अलग अलग रेंट्स को कलेक्ट कर रही थी। मतलब हर एक तरीके से इंडियंस को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इकोनॉमिक सिचुएशन बेहद ख़राब थी। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, और दूसरा इस बैकड्रॉप में सरकार लेकर आ गई द वेरी शॉकिंग राउलेट एक्ट, जिसमें साफ साफ बोल दिया गया कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल जेल में डाला जा सकता है। नो वकील, नो अपील, नो दलील के प्रोविजंस के साथ में राउलेट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया सरकार ने। और जब इंडियंस ने इस राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई तो सरकार ने किया जलियांवाला बाग मैसेकर। लिटरली लोगों को बंद करके गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया, और इस मैसेकर की वजह से सभी इंडियन शॉक में थे। और ये मैसेकर कुछ कम रह गया था जो सरकार ने बनाई हंटर कमेटी, और इस कमेटी ने डायर को क्रिटिसाइज किया, लेकिन डायर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। सोचो स्थिति कितनी खराब है कि एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहद खराब है हमारी कंट्री में, दूसरा सरकार लेकर आ गई है राउलेट एक्ट को जिसके थ्रू सिविल लिबर्टीज़ को दबाया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में जब इंडियंस ने आवाज़ उठाई तो सरकार ने कर दिया जलियांवाला बाग मैसेकर, और इस मैसेकर को इंक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमेटी को फॉर्म किया गया, जो कि अपनी रिपोर्ट में ये कह रही है कि जिस आदमी ने मैसेकर किया उसकी कोई गलती नहीं है, उसको बाइज्जत बरी किया जाए। और फिर इस सब में सरकार लेकर आई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें सारी बातें की गई, लेकिन इंडियंस जो डिमांड कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट, उस सेल्फ गवर्नमेंट की कोई भी बात नहीं की गई। और इस बैकड्रॉप में इंडियंस और ज़्यादा यूनाइट होते हैं। इस बैकड्रॉप में शुरू होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन। इनफैक्ट ये वो पीरियड है जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी डेवलप हो रही है, और इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी के डेवलप होने के पीछे बड़े सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था। इस लखनऊ पैक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा है। 2 चीज़ें हुई थी इसमें, एक तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यूनिटी बन गई थी, और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी बन गई थी। दूसरा, जब राउलेट एक्ट लाया गया, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो इन दोनों इवेंट्स की वजह से इंडियंस और ज़्यादा यूनाइट हुए। इंडियंस को ये समझ में आया कि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप किस धर्म के हो, सरकार गोली चलाने से पहले किसी का धर्म नहीं पूछ रही है, तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो राउलेट एक्ट है, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये इंडियंस को और फर्दर यूनाइट करेगा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी के डेवलप होने के पीछे एक जो मेजर रीज़न था वो था इमर्जेंस ऑफ यंग रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स। नए नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स इमर्ज हो रहे थे, जैसे मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम। ये वो यंग लीडर्स थे जो कि अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट से बियॉन्ड चीज़ों को सोच रहे थे। अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट जो कि कंजर्वेटिव था, जो कि ज़्यादातर रिलीजन तक ही लिमिटेड था, ये उस स्कूल ऑफ थॉट को छोड़ के नेशन की बात कर रहे थे। इन यंग मुस्लिम लीडर्स के लिए नेशन पहली प्रायोरिटी पे था, इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालना वो पहली प्रायोरिटी पे था। ये सिर्फ रिलीजन तक खुद को लिमिटेड रख के नहीं सोच रहे थे। इन रीजंस के बैकड्रॉप में, इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बैकड्रॉप में शुरू होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन। अच्छा, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था खिलाफत इशू। ये खिलाफत इशू क्या था?
और देखो बड़ी अजीब सी बात है, ये जो खिलाफत इशू है इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। कहानी पूरी थी टर्की में। कहानी क्या थी? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर्स जिनमें से एक ब्रिटेन था, अलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर्स को हरा दिया। और सेंट्रल पावर्स में एक था जर्मनी, दूसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा था ऑटोमन टर्की। ये जो ऑटोमन टर्की का सुल्तान हुआ करता था, इसको एक और डेजिग्नेशन मिलती थी खलीफा की। कौन सी डेजिग्नेशन? खलीफा। और खलीफा का मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। जो भी टर्की का सुल्तान होता था उसको एक और डेजिग्नेशन दी जाती थी, खलीफा की डेजिग्नेशन। कैलिफ बुलाया जाता है इसको या खलीफा बुलाया जाता है इसको। और खलीफा का मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम, मतलब दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उनका स्पिरिचुअल हेड हुआ करता था खलीफा। और खलीफा वही इंसान होता था जो कि टर्की का सुल्तान होता था। और ये जो सुल्तान ऑफ टर्की है ये वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया, सेंट्रल पावर्स हार गई। और जब सेंट्रल पावर्स हार गई तो टर्की के ऊपर ब्रिटेन ने बहुत सारे सीवियर ट्रीटीज़ को इम्पोज किया। जैसे टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया, टर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। इसके अलावा खलीफा या फिर सुल्तान ऑफ टर्की की जो भी पावर्स थी उनको छीन लिया गया। खलीफा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पावर्स। और इसकी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम्स इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स गुस्से में थे। उनको लग रहा था कि हमारे स्पिरिचुअल हेड को जलील किया जा रहा है, हमारे स्पिरिचुअल हेड के साथ में गलत किया जा रहा है। और क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो इंडियन मुस्लिम्स ने डिसाइड किया कि हम इस खिलाफत इशू को उठाएंगे। ये जो हमारे स्पिरिचुअल हेड के साथ में किया जा रहा है इसके अगेंस्ट में हम आवाज़ को उठाएंगे और इसी को बोला जाता है खिलाफत इशू। इस खिलाफत इशू के तहत इंडियन मुस्लिम्स की 3 डिमांड्स थी और तीनों डिमांड्स पैन इस्लामिक डिमांड्स थी। इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। डिमांड्स क्या थी? एक तो बोला गया खलीफा मस्ट रिटेन मुस्लिम होली प्लेसेस। जितनी भी मुस्लिम होली प्लेसेस हैं वो खलीफा के पास ही रहनी चाहिए, उनको खलीफा से नहीं छीना जाए। दूसरा, खलीफा को प्री वॉर टेरिटरीज दे दी जाएं। जो टेरिटरीज वॉर से पहले खलीफा की हुआ करती थी वो वापस से खलीफा को लौटा दी जाएं। और तीसरा, जजीरत उल अरब, जिसको आज की डेट में बुलाया जाता है सऊदी अरेबिया, जजीरत उल अरब, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन में किसी भी नॉन मुस्लिम को लीडर ना बनाया जाए। सोचो, डिमांड्स पूरी तरीके से पैन इस्लामिक है। एक तो क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी मुस्लिम होली प्लेसेस हैं उनको खलीफा के पास रहने दिया जाए, खलीफा से उनको ना छीना जाए। प्री वॉर जो भी टेरिटरीज खलीफा की हुआ करती थी उनको वापस से खलीफा को दे दिया जाए। और तीसरा, जजीरत उल अरब, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन, इनको किसी नॉन मुस्लिम लीडर को ना दिया जाए। ये डिमांड्स थी इंडियन मुस्लिम्स की इस खिलाफत इशू के तहत। पूरी तरीके से पैन इस्लामिक डिमांड्स हैं, पूरी तरीके से इस इशू का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। और इस बैकड्रॉप में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया जाता है। खिलाफत कमेटी को कब फॉर्म किया गया? मार्च 1919 में फॉर्म किया गया। कहाँ फॉर्म किया गया? बॉम्बे में फॉर्म किया गया। और किसने फॉर्म किया? अली ब्रदर्स ने इसको फॉर्म किया। 2 भाई थे, एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। इंपॉर्टेंट है, खिलाफत कमेटी कब फॉर्म हुई? मार्च 1919। कहाँ फॉर्म हुई? बॉम्बे में। किसने फॉर्म करी? अली ब्रदर्स ने फॉर्म करी। 2 भाई, एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। अच्छा, ये जो खिलाफत कमेटी है इसकी लीडरशिप में और भी लोग थे। अली ब्रदर्स तो थे ही, बिकॉज ये तो फाउंडर भी थे। इसके अलावा मौलाना आज़ाद, अजमल कलाब, हसरत मोहानी, ये वो थे जिनके पास में इस खिलाफत कमेटी की लीडरशिप थी। ये बैकड्रॉप है पूरा खिलाफत इशू का। अगर एक बार फिर से देखें तो अपन ने बात ये की कि देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन, इसके शुरू होने के पीछे के रीजंस क्या रहे? एक तो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन बेहद ख़राब थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। दूसरा, सरकार राउलेट एक्ट लेकर आ गई। सरकार ने जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया जिसकी वजह से इंडियन शॉक में थे और इन दोनों इवेंट्स ने इंडियंस को और ज़्यादा यूनाइट किया। तीसरा, सरकार हंटर कमेटी बनाती है जिसकी रिपोर्ट में डायर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और फाइनली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए गए। इन रिफॉर्म्स में सारी बातें की गई, लेकिन एक वो चीज़ जो कि इंडियंस डिमांड कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट, उसकी कोई भी बात नहीं की गई। और इस बैकड्रॉप में एक इशू इमर्ज होता है जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो है खिलाफत इशू। बेसिकली हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर्स, जिनमें एक था ब्रिटेन, अलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर्स को हरा दिया
और सेंट्रल पावर्स में एक जर्मनी था, एक ऑस्ट्रिया हंगरी था और तीसरा था ऑटोमन टर्की। टर्की का जो सुल्तान हुआ करता था उसको एक और डेजिग्नेशन मिला हुआ था, उसको बुलाया जाता था खलीफा। खलीफा मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। जब टर्की को हरा दिया गया तो टर्की के ऊपर सीवियर ट्रीटीज इंपोज की गई, जैसे टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, खलीफा को उसकी पावर से रिमूव कर दिया गया और इसकी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम्स गुस्सा हो गए। उनको लगा कि हमारे स्पिरिचुअल हेड के साथ में गलत किया जा रहा है। इंडियन मुस्लिम्स ने भी इस इशू को एड्रेस करने की शुरुआत करी और इसी को बुलाया जाता है खिलाफत इशू। और इंडियन मुस्लिम्स की डिमांड क्या थी? एक तो डिमांड ये थी कि जितनी भी मुस्लिम होली प्लेसेस हैं वो खलीफा के पास ही रहनी चाहिए, जितनी भी प्री वॉर टेरिटरीज हैं वो वापस से खलीफा को दे दी जाएं, और जजीरत उल अरब, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन, इनके ऊपर किसी भी नॉन मुस्लिम को लीडर ना बनाया जाए। पैन इस्लामिक डिमांड्स जिनका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से। इन डिमांड्स के साथ में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया। कहाँ पे? बॉम्बे में फॉर्म किया गया। किसने फॉर्म किया? अली ब्रदर्स ने फॉर्म किया, शौकत अली और मोहम्मद अली ने फॉर्म किया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब थोड़ा सा पुश करता है, यूट्यूब कंसिडर करता है वीडियो को और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो ये सारा काम कर दो। फिर बात आती है कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम किस तरीके से डेवलप हुआ। अभी तक हमने बात की है सिर्फ खिलाफत इशू के बारे में, फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे साथ में जुड़ा इसके, वो कैसे डेवलप हुआ। देखो, इनिशियली ये जितने भी खिलाफत लीडर्स थे ये खुद को लिमिटेड रख रहे थे मीटिंग्स तक, पेटिशंस तक, डेपुटेशंस तक। बेसिकली ये जितना भी खिलाफत इशू था और इस खिलाफत इशू के तहत इनकी जो भी डिमांड्स थी उनको ये पेटिशंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू प्रोपेगेट कर रहे थे, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे इस खिलाफत इशू पे, और सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हमारी ये डिमांड्स हैं कि हमारा जो खलीफा है उसके साथ में गलत ना किया जाए और हमारी इन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। लेकिन कुछ ही टाइम हुआ और इस खिलाफत इशू में मिलिटेंट ट्रेंड इमर्ज होने लगा, और ये जो मिलिटेंट ट्रेंड वाले लोग थे इन्होंने डिमांड रखने की शुरुआत करी कि हमें सरकार को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। अच्छा, ये जो खिलाफत वाले लीडर्स थे ये गांधी जी से मिल चुके थे, इन्होंने गांधी जी से बात कर ली थी। ये गांधी जी के पास गए थे और उन्होंने बोला कि देखो हमारा खिलाफत इशू है, हमारी ये डिमांड्स हैं, आप हमारे देश के पॉपुलर लीडर हो, आप आओ और हमारी मदद करो, हमारे साथ में लड़ो। गांधी जी ने बोला कि बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा। एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। कब हुई? नवंबर 1919 में हुई। और इस ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड का कॉल दे दिया कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया जाएगा, उसकी मंजूरी दे दी गई। ये जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी इसके प्रेसिडेंट थे गांधी। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि गांधी इस खिलाफत इशू के साथ में क्यों जुड़े? बिकॉज गांधी जी बीइंग स्मार्ट, पॉलिटिशियन बड़े स्मार्ट थे, गांधी जी को ये दिखा कि ये अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की। बिकॉज एक तरफ तो मुस्लिम्स जो हैं वो परेशान हैं खिलाफत इशू की वजह से और रिलीजियस इशू है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सारे मुस्लिम्स यूनाइटेड हैं। दूसरी तरफ इंडियंस में गुस्सा है बिकॉज ऑफ पंजाब इनजस्टिस एंड हंटर कमेटी रिपोर्ट, मतलब इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है अपने गुस्से को निकालने के लिए। और तीसरा, हमें स्वराज चाहिए, तो गांधी जी ने बोला कि अप्रोप्रिएट मौका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डेवलप करने के लिए। बिकॉज इन जनरल हिंदू मुस्लिम यूनिटी डेवलप करना अपने आप में डिफिकल्ट था, लेकिन अब अप्रोप्रिएट सिचुएशन थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग साथ में मिलकर लड़ सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और गांधी जी को ये सबसे पहले दिखा। तो गांधी जी इसलिए तैयार हुए थे कि हाँ साहब मैं खिलाफत इशू को सपोर्ट करूंगा, लेकिन फिर गांधी जी ने प्रपोज किया कि सिर्फ खिलाफत इशू को क्यों ना हम पंजाब इनजस्टिस के इशू को भी उठाएं, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है इसके इशू को भी उठाएं और स्वराज के इशू को भी उठाएं और एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करें। मुस्लिम्स ने बोला या खिलाफत लीडर्स ने बोला कि ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी जी जब ये प्रपोजल लेके कांग्रेस के पास में पहुंचे तो गांधी जी खुद तो फेवर में थे कि हमें लंबा चौड़ा सत्याग्रह, एक लंबा चौड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए जिसमें 3 इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, एक तो खिलाफत इशू को, दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर या जो पंजाब इनजस्टिस हुआ है उसको, और तीसरा स्वराज को। लेकिन कांग्रेस में इसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन था, कांग्रेस यूनाइटेड नहीं थी।
जैसे तिलक साहब ये कह रहे थे कि हमें मुस्लिम लीडर्स के साथ में अलायंस नहीं बनानी चाहिए ओवर अ रिलीजियस इशू। और बट ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स ये कह रहे थे कि यार इस खिलाफत इशू का हमसे क्या लेना देना है, हमारे घर में अपनी समस्याएं इतनी हैं। अब ये टर्की में कुछ हो रहा है, टर्की का सुल्तान है, उसकी पावर्स को छीना जा रहा है, हमारा क्या लेना देना है, हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, हम क्यों आवाज़ को उठाएं। और ये बट ऑब्वियस सी बात है, सवाल पूछना बनता है, बिकॉज हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम खुद एक कॉलोनी है, हम कहाँ दूसरों की लड़ाई लड़ेंगे। तो कांग्रेस इसके ऊपर यूनाइटेड नहीं थी। बहुत सारे लीडर्स जैसे तिलक साहब वगैरह वो इस आइडिया के साथ में सहमत नहीं थे कि हमें इस नॉन कोऑपरेशन में खिलाफत इशू को भी इंक्लूड करना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही थी क्या बाकी दो इश्यूज को लो, लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खिलाफत इशू को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी प्रोविजंस थे जिनके बारे में गांधी बात कर रहे थे। गांधी ये कह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये फलानी चीज़ें और की जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लीडर्स उनसे अग्री नहीं कर रहे थे। जैसे गांधी बात कर रहे थे बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स के बारे में। गांधी कह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम काउंसिल्स को बॉयकॉट करेंगे। बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि काउंसिल्स को बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है, काउंसिल एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, तो उनको बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांधी बीइंग गांधी, कुछ तो था उस इंसान में कि वो अपनी बात को मनवाने में सक्सेसफुल हो जाते थे। इनिशियली कांग्रेस के लीडर्स अपोज कर रहे थे इस खिलाफत क्वेश्चन को, इस खिलाफत इशू को। वो कह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन लॉन्च करो, लेकिन उसमें इस खिलाफत इशू को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांधी कन्विंस करेंगे, गांधी लीडर्स को समझाएंगे, गांधी पूरे देश को समझाएंगे, और अल्टीमेटली कांग्रेस जो है वो गांधी जी के आइडिया को सपोर्ट करेगी। कांग्रेस ये बोलेगी कि हाँ साहब कोई बात नहीं, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे और उसमें इस खिलाफत इशू को भी ऐड किया जाएगा। एक अलग से स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा कांग्रेस का, जिसमें इस खिलाफत इशू को और खिलाफत इशू के साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया होगा इस खिलाफत इशू को? उसके पीछे बड़े सिंपल से रीजंस हैं। एक तो कांग्रेस को भी दिख रहा होगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट करने के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज अगर हम खिलाफत इशू को एड्रेस करेंगे तो कल को मुस्लिम लोग हमारे साथ में मिलके इस नेशनल मूवमेंट की लड़ाई को लड़ेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अभी तक धर्म के नाम पर डिवाइड किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को ये दिखा कि यार हिंदू मुस्लिम यूनिटी डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है, और अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो ज़्यादा इजीली ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकाल पाएंगे। तो एक रीज़न तो ये। दूसरा, इंडियंस इन जनरल पंजाब इनजस्टिस की वजह से, जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से दुखी थे। उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, मासेस को गुस्सा था और मासेस को गुस्सा निकालने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और कांग्रेस को दिख रहा था कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है। अगर हमने देर लगाई तो फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और इस बैकड्रॉप में शायद कांग्रेस ने अग्री किया होगा इस खिलाफत इशू को इंक्लूड करने के लिए। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को पूरी सपोर्ट एक्सटेंड करी कि पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर जो भी एजिटेशन आपको करना है हम आपका उसमें साथ देंगे, और इस बैकड्रॉप में लॉन्च किया जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन को। उसके बारे में अपन बात करेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इसमें बेसिक सिंपल चीज़ें याद रखना। एक तो रीजंस बड़े सिंपल हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, राउलेट एक्ट को लाया गया है, जलियांवाला बाग मैसेकर है, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उससे इंडियंस डिसअपॉइंटेड हैं, और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में सारी बातें की गई, लेकिन जो इंडियंस की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट, उसको एड्रेस नहीं किया गया। ये रीजंस हैं बैकड्रॉप में। खिलाफत इशू क्या था? टर्की के सुल्तान को हरा दिया गया है। टर्की के सुल्तान को एक और डेजिग्नेशन है खलीफा की, जिसको बुलाया जाता है स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम, और टर्की को डिसमेंबर किया गया है, खलीफा की पावर्स को छीन लिया गया है, और दुनिया भर के मुसलमानों को ये लग रहा है कि हमारे खलीफा को जलील किया जा रहा है, हमारे खलीफा की पावर्स को छीना जा रहा है। और इस बैकड्रॉप में दुनिया भर के मुसलमान इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स यूनाइट होते हैं। इंडिया में इसको बुलाया गया खिलाफत इशू, और इंडियन मुस्लिम्स की डिमांड क्या थी कि जो भी मुस्लिम होली प्लेसेस हैं उनको खलीफा को दे दिया जाए, प्री वॉर टेरिटरीज जितनी भी खलीफा की थी उनको भी वापस कर दिया जाए, और जजीरत उल अरब, सीरिया, इराक, पैलेस्टीन, इनमें किसी भी नॉन मुस्लिम को लीडर ना बनाया जाए। पूरी तरीके से पैन इस्लामिक डिमांड्स। इस बैकड्रॉप में खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया मार्च 1919 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। किसने फॉर्म किया? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में। कब? नवंबर 1919 में। और इसमें कॉल दिया गया कि हमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है। इसके प्रेसिडेंट थे गांधी। गांधी जी ने खिलाफत इशू को क्यों लिया हाथ में?
बिकॉज गांधी जी को दिखी अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। कांग्रेस का इनिशियली स्टैंड क्या था कि कांग्रेस यूनाइटेड नहीं थी। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें लॉन्च करना चाहिए, लेकिन उसमें इस खिलाफत इशू को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग तिलक साहब। लेकिन अल्टीमेटली गांधी जी कन्विंस कर लेंगे और कांग्रेस जो है वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर देगी और फिर इस बैकड्रॉप पे लॉन्च किया जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन को। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो बिकॉज यूट्यूब के लिए ज़रूरी है वो। थैंक यू वेरी मच।